आज हमारे सामने एक पहेली है। एक ऐसी लकड़ी जिसे हमारे पूर्वज सिर्फ आग जलाने के काम में लेते थे। सवाल ये है कि किसी ने उस साधारण सी दिखने वाली लकड़ी में दर्द, सूजन और मोटापे को खत्म करने की ताकत कैसे खोजी। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और अग्निमंथ के सफर को समझेंगे। आग की एक चिंगारी से आयुर्वेद की एक शक्तिशाली औषधि बनने तक का सफर। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक जड़ी बूटी की नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है कि कैसे वो लोग प्रकृति के संकेतों को पढ़ते थे और उन्हें शरीर के विज्ञान से जोड़ते थे। हमारी जो स्रोत हैं, जैसे चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु, वो इस कहानी के हर पन्ने को खोलते हैं। तो चलिए इस पहेली के पहले सिरे को पकड़ते हैं। इसका नाम अग्निमंथ। अग्नि यानी आग और मंथ यानी मथना। मतलब नाम तो सीधा साधा लगता है, आग पैदा करने वाली लकड़ी, लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? यहीं से तो रहस्य गहराना शुरू होता है। देखिए, वैदिक काल में यज्ञ के लिए दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। उसे अग्निमंथन कहते थे। हाँ हाँ, वो जो हम तस्वीरों में देखते हैं। बिल्कुल। और अग्निमंथ की लकड़ी इसी काम के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। लेकिन आयुर्वेदिक ऋषियों ने इसमें एक गहरा प्रतीक देखा। उन्होंने सोचा, जो लकड़ी बाहर की अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है, क्या वो शरीर के अंदर की अग्नि को भी प्रज्वलित नहीं कर सकती? शरीर के अंदर की अग्नि मतलब हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठराग्नि कहते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब एक बाहरी क्रिया को सीधे सीधे शरीर की बायोलॉजी का प्रतीक मान लिया गया। एकदम। और ये सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं रहा। इसके और भी कई नाम हैं जो इसके अलग-अलग गुणों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के कई निकनेम उसकी पर्सनालिटी के अलग-अलग पहलू बताते हैं, है ना? हाँ। भाव प्रकाश निघंटु में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो इसके कुछ नाम एक साथ बताता है। अच्छा। अग्निमंथ, श्रीपर्णी, जया, वैजयंतिका। वाह, ये तो एक ही श्लोक में इसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अग्निमंथ तो हम समझ गए, श्रीपर्णी का क्या मतलब हुआ? श्रीपर्णी का मतलब है सुंदर पत्तों वाली। मतलब श्री यानी सुंदर और पर्ण यानी पत्ते। जी। ये इसकी बाहरी पहचान है। लेकिन अगला नाम देखिए, जया। जया मतलब विजेता। हाँ, एक पौधे को विजेता कहना तो बहुत बड़ी बात है। ये किस चीज पर विजय पाता है? ये रोगों पर विजय पाता है। ये नाम बताता है कि ये कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि है। और फिर एक नाम है वाताह। वाता मतलब जो वात दोष का नाश करे। बिल्कुल। ये सीधा सीधा इसके सबसे बड़े औषधीय गुण की ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए, नाम ही इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं। सुंदर दिखने वाला, रोगों को जीतने वाला और वात को शांत करने वाला। कमाल है। मतलब अगर किसी को इसे पहचानना हो तो श्री पर्णी नाम मदद करेगा। और अगर इसके गुण जानने हो तो जया और वाताहा जैसे नाम। क्या क्या असल में इसे पहचानना आसान है? हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। अग्निमंथ मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक है शुद्र अग्निमंथ। शुद्र मतलब छोटा? हाँ, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। ये एक 5-7 फीट की झाड़ी होती है जिसके फल काले और थोड़े झुर्रीदार होते हैं। और दूसरा है बृहद अग्निमंथ। देद यानी बड़ा। जी, प्रेमना इंटीग्रिफोलिया। ये एक पूरा पेड़ होता है 25-30 फीट का, और इसके फल बहुत छोटे, धनिये के दाने जैसे, और पकने पर बैंगनी हो जाते हैं। दोनों के गुण लगभग समान हैं, पर आयुर्वेद में दोनों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसे पहचान भी लें, असली सवाल तो ये है कि ये शरीर के अंदर जाके करती क्या है? आग पैदा करने वाली लकड़ी के गुण भी क्या आग जैसे ही होते हैं? आपका सवाल ही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक तरीका है। जैसे कोई जासूस किसी केस को सुलझाता है, एक एक करके सुराग जोड़े जाते हैं। दिलचस्प। तो इस केस में पहला सुराग क्या है? पहला सुराग है उसका रस यानी स्वाद। अग्निमंथ का स्वाद मुख्य रूप से तिक्त यानी कड़वा और कटु यानी तीखा होता है। साथ में थोड़ा कसैलापन भी है, कषाय। कड़वा और तीखा, ये दोनों स्वाद तो ऐसे हैं जो हम आमतौर पर एक साथ पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में शायद यही कॉम्बिनेशन किसी खास मकसद के लिए होता होगा। बिल्कुल। यह सिर्फ स्वाद नहीं, यह एक चिकित्सीय रणनीति है। देखिए, कड़वा स्वाद शरीर में हल्कापन लाता है और आम यानी टॉक्सिन्स को साफ करता है। और तीखा स्वाद वो सर्कुलेशन और पाचन अग्नि को तेज करता है। अच्छा।
तो जब ये दोनों मिलते हैं तो यह एक डिटॉक्स और बूस्ट का डबल एक्शन बन जाता है। समझ गया। तो स्वाद से हमें इसके काम का अंदाजा लग गया। अब अगला सुराग क्या होगा? जैसे आग ठंड को दूर करती है। ठीक है, तो ये गर्म है, पर मैंने सुना है कि कुछ चीजें खाते वक्त तो गर्म लगती हैं, पर पचने के बाद उनका असर बदल जाता है। क्या अग्निमंथ के साथ भी ऐसा होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसी को आयुर्वेद में विपाक कहते हैं, यानी पाचन के बाद का असर। इसे ऐसे समझिए, वीर्य वो है जो आपको खाते ही महसूस होता है, जैसे मिर्च खाते ही मुंह में गर्मी लगते है। हाँ। लेकिन विपाक वो है जो शरीर में पचने के बाद असर छोड़ता है। जैसे दूध पीने में ठंडा लगता है, पर पचने के बाद उसका असर मीठा और भारी होता है। अग्निमंथ का विपाक कटु ही रहता है, तीखा। अच्छा। मतलब ये शुरू से लेकर आखिर तक अपने गर्म और तीखे स्वभाव को बनाए रखती है, जो इसकी शक्ति को और बढ़ा देता है। तो ये हल्की, सूखी, गरम और तीखी है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये शरीर में जाकर हर गीली, भारी और ठंडी चीज को सुखा देगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके इन्हीं गुणों की वजह से चरक संहिता में इसे शोथहर महाकषाय में गिना गया है, यानी सूजन कम करने वाली 10 सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक। टॉप 10 में। जी। और सुश्रुत संहिता में इसे चर्बी कम करने वाला बताया गया है, क्योंकि सूजन और चर्बी दोनों ही शरीर में भारीपन और गीलेपन से जुड़े हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। ये कफ और वात दोनों दोषों को शांत करती है, पर वात तो रूखा और ठंडा होता है और कफ गीला और ठंडा। एक ही जड़ी बूटी इन दो अलग-अलग समस्याओं पर एक साथ कैसे काम कर सकती है, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही इस जड़ी बूटी का सबसे असाधारण गुण है, और यही इसे आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक बनाता है, खासकर दशमूल में। हाँ, दशमूल। आयुर्वेद में शायद ही कोई हो जिसने इसका नाम न सुना हो। 10 जड़ें। तो इन 10 जड़ों में अग्निमंथ को ही क्यों चुना गया? कोई और गर्म जड़ी बूटी भी तो हो सकती थी। यहीं पर अग्निमंथ का एक्स फैक्टर सामने आता है। देखिए, दशमूल का मुख्य काम वात दोष को शांत करना है, जो अक्सर दर्द, सूजन और अकड़न लाता है। अग्निमंथ अपनी उष्णता मतलब गर्मी से वात की ठंडक को तो कम करता ही है, लेकिन साथ ही ये अपने तिक्त और कटु रस से कफ को भी सुखाता है। ये एक साथ दो दुश्मनों से लड़ता है। ये दशमूल का इंजन है, जो सिस्टम को गर्म भी करता है और साफ भी करता है। अरे वाह! इसीलिए दशमूलारिष्ट और दशमूल क्वाथ जैसी दवाएं, जो वात और कफ दोनों से जुड़ी समस्याओं जैसे बुखार, खांसी, बदन दर्द में दी जाती हैं, वो अग्निमंथ के बिना अधूरी हैं। मतलब ये सिर्फ एक सामान्य सूजन कम करने वाली दवा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा करती है। और शायद यही वो चीज है जिसे आयुर्वेद में प्रभाव कहते हैं। वो विशेष शक्ति जो सिर्फ रस वीर्य से नहीं समझाई जा सकती। एकदम सही, प्रभाव ही इसका असली रहस्य है। ये जड़ी बूटी का अपना सिग्नेचर एक्शन होता है, उसकी अपनी एक अनोखी बुद्धि। अग्निमंथ का प्रभाव है वेदना स्थापन। वेदना स्थापन मतलब दर्द को स्थापित करना या खत्म करना? बिल्कुल, दर्द को खत्म करना। ये सिर्फ अपनी गर्मी से दर्द कम नहीं करता, बल्कि इसमें एक असाधारण दर्द निवारक शक्ति है, खासकर पुराने दर्द के लिए। और ये च्यवनप्राश और नारायण तेल जैसी चीजों में भी पाया जाता है। च्यवनप्राश तो ताकत के लिए है और नारायण तेल दर्द के लिए। ये तो दो अलग-अलग चीजें हो गईं। यहीं इसकी बहुमुखी प्रतिभा दिखती है। च्यवनप्राश में ये पाचन अग्नि को बढ़ाकर ये सुनिश्चित करता है कि बाकी जड़ी बूटियों का पोषण शरीर में ठीक से पहुंचे। और नारायण तेल में दर्द खींच लेता होगा। बिल्कुल, अपनी उष्णता और वेदना स्थापन प्रभाव से जोड़ों के दर्द और अकड़न को दूर करता है। ये एक स्मार्ट औषधि है जो जानती है कि उसे कहाँ और कैसे काम करना है। तो वैदिक काल में यज्ञ की आग जलाने वाली एक लकड़ी से लेकर दशमूल के इंजन, च्यवनप्राश के सहायक और दर्द निवारक तेल का मुख्य घटक बनने तक अग्निमंथ का सफर वाकई कमाल का है। हमने देखा कि इसका नाम, इसका स्वाद, इसकी तासीर सब कुछ एक ही दिशा में इशारा करता है। शरीर की आंतरिक अग्नि को जगाना, सफाई करना और संतुलन लाना। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, इसका नाम अग्निमंथ और शरीर की चयापचय अग्नि को प्रज्वलित करने की इसकी सिद्ध क्षमता के बीच जो सीधा संबंध है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे और कितने प्राचीन पौधे होंगे जिनके नामों में ही, जैसे जया या वाताहा, उनके गहरे जैविक कार्यों के रहस्य छिपे हैं, जिन्हें हम आज की आधुनिक भाषा में फिर से खोज रहे हैं।